दोस्तों, भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे बड़ी ताकत इसलिए माना जाता रहा है कि यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है जो हर 5 साल में अपने जनता द्वारा शासकों को चुनने की जो चुनौती है या बदल देती है। इस पूरी प्रक्रिया की में एक आत्मा बसती है। एक छोटे से शब्द में कहा जाए तो उसे चुनाव कहते हैं। लेकिन क्या होता है जब लोकतंत्र की जड़ें यानी चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल उठते रहे और लगातार उठते रहे? क्या होता है जब मतदान से पहले ही नतीजे तय हो जाएं? और क्या इसका मतलब यह है कि जनता की आवाज अब सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है? आज हम बात करेंगे उस छोटे से केंद्र शासित प्रदेश की जहां हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में पूरे देश में ऐसी बहस छेड़ दी। एक ऐसा चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 75 सीटें बिना मुकाबले जीत ली। और जी हाँ, आपने सही सुना, वो वोट डले ही नहीं और जीत घोषित हो गई। जगह है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। और मुद्दा सिर्फ जीत का नहीं बल्कि चुनाव के अपहरण का है, जैसा कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का आरोप है और लगातार इस बात को आरोप लगा रहे हैं कि वोट ही नहीं, अब तो चुनाव और उसकी सीटें भी छीनी जा रही हैं, कब्जा की जा रही है या बिना चुनाव के ली जा रही है। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम इस कॉन्स्पिरेसी को परत दर पर खंगालेंगे। सबसे पहले ये चौंकाने वाले आंकड़ों को समझिए। दादरा नगर हवेली और दमन दीव भारत का एक ऐसा संयुक्त केंद्र प्रशासित प्रदेश है जिसे 2020 में दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बनाया गया। यहाँ स्थानीय प्रशासन के चुनाव हुए, यानी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका की। कुल मिलाकर 122 सीटें थी। लोकतंत्र का तगाजा कहता है कि इन 122 सीटों पर अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने होते, जनता के पास जाते, जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती। लेकिन हुआ कुछ और। 122 में से 91 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को किसी चुनौती का सामना ही नहीं करना पड़ा या किसी ने चुनौती दी नहीं। यानी इन 91 सीटों पर भाजपा के अलावा कोई और उम्मीदवार मैदान में था ही नहीं। नतीजा, भाजपा के उम्मीदवार बिना मुकाबले के ही जीत गए। यह आंकड़ा लगभग 75% है, यानी 3/4 सीटों पर चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं और देखते हैं। जिला पंचायत, कुल 48 सीटों में से 35 सीटें भाजपा ने बिना लड़े जीत ली। ग्राम पंचायत, कुल 44 सीटों में 30 सीटें भाजपा को बिना मुकाबले मिली। नगर पालिका, और यहां तो हद ही हो गई, कुल 30 सीटों में से 26 सीटें भाजपा की झोली में बिना किसी चुनाव की लड़ाई की आ गई। ये आंकड़े किसी भी लोकतंत्र में सामान्य नहीं माने जा रहे हैं। यहीं से शुरू होती है उस विवाद की कहानी। एक तरफ भाजपा से अपनी संगठनात्मक ताकत और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के नतीजे का उदाहरण देते हुए दूसरी तरफ कांग्रेस इसे लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय बता रही। विपक्ष का क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी का दावा है कि यह कोई संवैधानिक या स्वाभाविक जीत नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। और उनका आरोप है कि उनके लगभग 80% उम्मीदवारों के नामांकन पत्र यानी नॉमिनेशन फॉर्म जानबूझकर और गलत तरीके से ही खारिज कर दी। जहां एक तरफ चुनाव आयोग पे कांग्रेस पूरे देश में आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, वहीं अगर इस तरह की घटना हो जाए, अब तो कांग्रेस का यह कहना है कि इस प्रक्रिया को इलेक्शन हाईजैक यानी चुनाव का अपहरण के नाम जैसे शब्दों की शब्दावली का इस्तेमाल किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रभारी और इस केंद्र प्रशासित प्रदेश के इंचार्ज माणिकराव ठाकरे ने जो कहा वो बहुत ही गंभीर है। उन्होंने कहा है ये सिर्फ वोट चोरी का मामला नहीं है, ये पूरे चुनाव की ही चोरी हो गई। कांग्रेस के आरोप सिर्फ हवा में नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया क्रमबद्ध तरीके से सवाल उठाने पर एक सवाल और एक प्रश्न तो खड़ा होता है। देखिए कैसे। कांग्रेस का कहना है चुनाव के लिए नामांकन भरने की तारीख 10 से 17 अक्टूबर थी और कांग्रेस का आरोप कि 10 अक्टूबर को यानी पहले ही दिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध नहीं थे। जबकि उनके उम्मीदवार चुनाव कार्यालय पहुंचे तो उन्हें एक अजीब जवाब मिला। उनसे कहा गया स्टाफ चुनाव की ट्रेनिंग पर गया है। अब जरा सोचिए, चुनाव का बिगुल बच चुका है, उम्मीदवार तैयार हैं, लेकिन उन्हें लड़ने के लिए सबसे जरूरी हथियार यानी नॉमिनेशन फॉर्म ही नहीं दिया गया। माणिकराव ठाकरे ने आगे आरोप लगाया 13 अक्टूबर को जब जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट दी गई तो उम्मीदवारों के उनके दस्तावेज को इकट्ठा करने के लिए सरकारी दफ्तरों में पहुंचने की जैसी जो अहर्ता थी, लेकिन वहां भी उन्हें कहा गया कि कर्मचारी छुट्टी पर है या ट्रेनिंग पर है। भाजपा के एक भी उम्मीदवार का फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस के
करीब 80% नामांकन खारिज कर दिए गए। स्थानीय कांग्रेस नेता प्रभु टोकिया ने सीधे सीधे प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया का अपहरण कर लिया है, इसमें प्रशासन के अफसरों की सीधी मिलीभगत है। हमने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। ये समझते हैं कांग्रेस के मुख्य आरोप क्या है? पहला, फार्म उपलब्ध कराने में जानबूझकर देरी करना। दूसरा, जरूरी दस्तावेजों की पूरी और सही जानकारी नहीं दी गई। तीसरा, फार्म की जांच के लिए जो केंद्र तय था उसे अचानक बदल दिया गया, जिससे उम्मीदवारों में काफी भ्रम फैला। और सबसे बड़ा आरोप, छोटी छोटी मामूली तकनीकी गलतियों को आधार बनाकर विपक्ष के उम्मीदवारों के पर्चे रद्द किए गए, जबकि भाजपा के एक भी उम्मीदवार का पर्चा रद्द नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या यह महज एक संयोग हो सकता है कि एक पार्टी के सभी उम्मीदवार इतने परफेक्ट थे कि उनके फार्म में कहीं कोई गलती नहीं, और दूसरी पार्टी के 80% उम्मीदवार इतने नासमझ थे कि उनके सबके फार्म गलत पाए गए और गलत भरे गए, जिसकी वजह से खारिज कर दिया गया। अब चलते हैं कहानी के दूसरे पहलू की ओर। जब ये आरोप लगे तो सत्ताधारी भाजपा और स्थानीय प्रशासन ने अपने बचाव या का क्या पक्ष रखा? भाजपा का कहना है कि भाजपा के यूटी अध्यक्ष महेश आगरी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि ये कांग्रेस की अपनी नाकामी है, जिसे वो साजिश का नाम दे रही है। उन्होंने कहा, हमने 3 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 50 पंचायतों 43 नगर पालिका सीटों का दौरा किया, जमकर प्रचार किया। हमारी तैयारी पूरी थी। हमारे उम्मीदवार जनता के बीच लोकप्रिय थे। कांग्रेस के पास न तो उम्मीदवार थे, न ही तैयारी। यानी भाजपा का तर्क साफ है, उनकी जीत साजिश का नहीं बल्कि संगठन और उनकी मेहनत का नतीजा है। इनके मुताबिक विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि वो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक खड़े नहीं कर पा रहा। वहीं प्रशासन ने भी अपनी भूमिका पर सफाई दी। केंद्र शासित प्रदेश के पंचायत और नगर पालिका निर्वाचन विभाग के निदेशक निखिल देसाई का जवाब बेहद सीधा और प्रक्रियात्मक था। उन्होंने कहा, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कुछ मानदंड होते हैं, नियम होते हैं, और यदि ये मापदंड और मानदंड पूरे नहीं होते हैं तो निर्वाचन अधिकारी, जो एक स्वतंत्र अधिकारी होता है, उसे उम्मीदवारी या उसके पर्चे को अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है। सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, लेकिन सवाल उस जस का तस है, क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए है या सत्ताधारी दल के 100% 100% उम्मीदवार उनके नियमों के इतने बड़े ज्ञाता थे कि उनसे एक भी चूक नहीं हुई। लोकतंत्र में पारदर्शिता का सिद्धांत कहता है कि प्रक्रिया न सिर्फ निष्पक्ष होनी चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। क्या इस मामले में ऐसा हुआ है? यह मामला सिर्फ न आंकड़ों और आरोपों जवाबों तक सीमित नहीं है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और समझना होगा, क्षेत्र की राजनीति को समझना होगा, यहाँ के उस तापमान को। यह इस केंद्र शासित प्रदेश में उस समय के बाद पहला बड़ा स्थानीय चुनाव है जब यहाँ के लोकप्रिय निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर की 2021 में मुंबई के एक होटल में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। डेलकर ने अपने सुसाइड नोट में स्थानीय प्रशासन पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। वो खुद भाजपा के शासन तरीके और प्रशासन के दबाव में लगातार उन काम को लेकर सवाल उठा रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद वहां की राजनीति में एक शून्य पैदा हुआ। केंद्र का प्रभाव और भी मजबूत हो गया। अब जब पूरे के स्थानीय निकाय, जिला पंचायत से नगर पालिका तक लगभग पूरी तरह से भाजपा के हाथ में, एक तरीके से कहिए निचले पद की अगर सत्ता, निचले स्तर की सत्ता, या ये कहिए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की बात बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, तो प्रधान, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत की सत्ता अगर भाजपा के हाथ में है या आ गई तो केंद्र सरकार का इस यूनियन टेरिटरी पर नियंत्रण पूर्ण रूप से हो गया। वहीं कांग्रेस को यहां लगभग बिल्कुल विलुप्त यानी शून्य की तरफ धकेल दिया गया। जब स्थानीय स्तर पर चुनाव आयोग से कांग्रेस को कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में कांग्रेस ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तहस नहस कर दिया गया है, चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार ही छीन लिया गया है। कांग्रेस चाहती है कि अदालत इस पूरे चुनाव को रद्द घोषित करे या कम से कम उन 91 सीटों पर दोबारा नामांकन या चुनाव की प्रक्रिया का आदेश दे जहां उम्मीदवारों को लड़ने का मौका ही नहीं मिला, यानी भारतीय जनता पार्टी बिना लड़े चुनाव जीत गई। कांग्रेस कह रही भाजपा ने इस केंद्र शासित प्रदेश को एक प्रयोगशाला में तब्दील किया है ताकि ये पुख्ता किया जा सके बिना मतपेटी के, बिना वोटिंग के लोकतंत्र को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ये मित्रों एक उदाहरण है, ऐसा आरोप वहां पे कांग्रेस का है। यह एक बहुत बड़ा आरोप है
क्या वाकई एक छोटे से केंद्र शासित प्रदेश में एक ऐसा मॉडल टेस्ट किया जा रहा है जिसे भविष्य में कहीं और भी बड़े पैमाने पर दोहराया जा सकता है? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं अगर बिना मुकाबले जीतना एक नया ट्रेंड बन गया तो लोकतंत्र का मतलब ही खात्मे की ओर जाना है। चुनाव का अर्थ होता है चुनाव करना, या विकल्प का होता है विकल्प को तय करना। तो वो कैसे हो सकता है? मामला सिर्फ दादरा नगर हवेली का नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक चेतावनी है। जब विपक्ष के उम्मीदवारों की तकनीकी कारणों से चुनावी मैदान से ही बाहर कर दिया जाएगा तो सिर्फ एक ही पार्टी की जीत होगी, हार का कहीं कोई मसला नहीं होगा। दरअसल में जनता से उनकी पसंद का अधिकार छीनने का भी एक बड़ा मामला है। हाईकोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाती है, या अदालत इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेगी या नहीं करेगी, या यह विवाद भी लोकतंत्र के शोर में एक और खामोशी की तरह बनकर दबकर रह जाएगा? जो सवाल उठ रहा है सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश का नहीं है बल्कि हर उस मतदाता का है जिसे वोट देने का अधिकार है। संविधान देता है लेकिन शायद वोट करने का मौका ही ना मिले, क्योंकि याद रखिए लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, विकल्पों से चलता है। जब विकल्प ही खत्म कर दिए जाए तो सत्ता सिर्फ चुनाव नहीं जीतती, आवाजें हार जाती हैं। दोस्तों ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि एक छोटे से द्वीप समूह, दमन दीव या दादरा नगर हवेली की बात नहीं है, ये वो भी लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक हिस्सा है जहां पर 75 से 80% प्रत्याशियों के पर्चे बिना लड़े ही खारिज कर दिए गए, उसमें खामियां बताकर। क्या चुनाव आयोग या स्थानीय अधिकारी या मौजूदा सरकार अब लोकतंत्र की आवाज इस हद तक दबाने के लिए की मंशा से काम कर रही है? क्योंकि शुरुआत कहीं से हो, प्रयोग कहीं से हो, लेकिन इसका परिणाम घातक हो सकता है। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। एक बात का अनुरोध मित्रों आपसे जरूर करना चाहेंगे कि विगत काफी दिनों से आपके सहयोग के माध्यम से व्यूअर्स और सब्सक्रिप्शन लगातार बढ़ रहे हैं, इसको आप बनाए रखें जिससे यूनाइटेड भारत की टीम को हौसला मिले और हम मजबूती से काम कर सकें। सवाल भी कर सकते हैं आप, कमेंट करें और अपना दिशा निर्देश देते रहें। नमस्कार।